नवजोत रंधावा, स्वागत है आपका चाय पर चर्चा में। तो भाई कुल मिलाकर आज की बड़ी गुड न्यूज ये है कि दिल्ली और एनसीआर पर बादल छाए हुए हैं। कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर बारिश हो रही है, लेकिन जहां हम बैठे हैं नोएडा में, हमें अभी भी इंतजार है अच्छी बारिश का। खुशी जब घर से निकली थी तो हल्की फुल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई और वो कहते हैं ना कि मूड एकदम बदल जाता है। जैसे ही आप देखो कि मौसम अच्छा हो गया तो वैसा ही आज हुआ। गुंजन का आधा समोसा ये बता रहा है कि बारिश आने के बाद गुंजन कंप्लीट करेंगी। नहीं, अब मैं नहीं खा रही हूँ, थोड़ा सा देखना। वो तो बारिश दिखी तो समोसा खाने का मन कराया क्योंकि मौसम मेहरबान हो गया। थोड़ी देर में मैं भी खाऊंगी जब सच में तेज वाली बारिश शुरू हो जाएगी। बिल्कुल भाई, ऑफिस आते हुए तो मैंने काले बादल देखे और मुझे लगता है जब ऑफिस पहुंचने वाली थी बूंदाबांदी शुरू हुई। एक बढ़िया सा वीडियो भी मैंने बनाया है क्योंकि प्रूफ है इसका भाई कि बारिश बस आ ही गई है। तो आपको बता दें, बारिश की अच्छी खबर तो आपको हम बताएंगे ही, लेकिन साथ ही साथ बात राहत की उस खबर की भी हम करेंगे जो ईरान से आई है। यहां से छात्रों का पहला बैच अर्मेनिया पहुंच चुका है। अर्मेनिया ईरान का पड़ोसी है और यहीं से इन भारतीयों की वतन वापसी होनी है। तो कैसे ईरान में चल रहा है भारत का रेस्क्यू ऑपरेशन, ये भी आपको बताएंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ गुंजन। आगे बात अमरनाथ यात्रा की भी होगी, जिसका काउंटडाउन शुरू हो गया है। यात्रा के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी का पहरा है। ऐसे में यात्रियों की सुरक्षा के लिए प्रशासन ने एक और बड़ा कदम उठाया है। क्या है वो कदम, आगे आपको बताएंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा। बात खान सर की भी करेंगे, जिनकी शादी को भले ही कुछ दिन बीत गए हों, लेकिन शादी की पार्टी अभी भी जारी है। खान सर अब अपने स्टूडेंट्स के लिए मेगा पार्टी प्लान कर रहे हैं। तो क्या कुछ खास है खान सर की प्लानिंग में, उनकी जुबानी जानेंगे। नमस्कार, मैं खुशी गुप्ता। आपके सामने तस्वीर स्कूल में एक बच्चे के पहले दिन की होगी, जिसे उसके पिता ने हमेशा के लिए खास बना दिया है। चलिए अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एक शुभ और अच्छी खबर के साथ, एक अच्छे समाचार के साथ। देखिए, चिंतित थे हम सभी भारतीय नागरिक, हम चिंतित थे ईरान में जो हमारे छात्र या जो भारतीय वहां पर फंसे हुए हैं, उन्हें कब निकाला जाएगा, कैसे निकाला जाएगा। लेकिन मिशन रेस्क्यू जो है वो शुरू हो गया है। हजारों भारतीय ईरान में फंसे जो हुए हैं, इस वक्त हवाई रूट वहां पर बंद है, लिहाजा उन्हें वहां से निकालने के लिए सरकार ने मेगा ऑपरेशन प्लान शुरू कर दिया है, जिसके तहत 110 भारतीयों का पहला बैच भारत के रास्ते पर है। और देखिए, ईरान से रेस्क्यू कर लाए जा रहे इन लोगों में मेडिकल छात्रों के अलावा दूसरे भारतीय नागरिक भी शामिल हैं, जिनकी भारत सरकार मिशन रेस्क्यू के तहत वतन वापसी करा रही है। हिंदुस्तान में भी इन लोगों के पहुंचने का बेसब्री से इंतजार है। उम्मीद यही है कि ये सभी लोग रात 12 बजे से लेकर 1 बजे के बीच भारतीय सरजमी पर उतरेंगे। अर्मीनिया से आई इन तस्वीरों में हर हिंदुस्तानी के लिए राहत है। 110 भारतीयों का पहला ग्रुप ईरान से अर्मीनिया पहुंच चुका है और अब उसके भारत पहुंचने का इंतजार है। दरअसल जिस तरह से ईरान में हालात बिगड़े हैं, उसके बाद वहां मौजूद भारतीयों को सकुशल निकालने के लिए भारत सरकार ने अपना महाअभियान शुरू कर दिया है। ईरान से सुरक्षित पहुंचे 110 छात्र मेडिकल कॉलेज से हैं, जिनके रात 12 बजे से 1 बजे के बीच हिंदुस्तान पहुंचने की उम्मीद है। भारतीय दूतावास ने यह भी कहा है कि जो लोग खुद सुरक्षित स्थानों पर पहुंच सकते हैं, उन्हें जल्द से जल्द तेहरान को खाली करके सुरक्षित जगहों पर जाना होगा। जबकि कई ऐसे इलाके हैं जो ईरान के लैंड बॉर्डर के इलाके हैं, क्योंकि एयर स्पेस इस वक्त बंद है और एयर स्पेस बंद होने की वजह से किसी भी तरह से हवाई रास्ते से ये इवैक्यूएशन नहीं हो पा रहा है। लिहाजा जल्द से जल्द जो भी पॉसिबिलिटीज हैं, जिस तरह से भी इन लोगों को बाहर निकाला जा सकता है, वो कोशिश पूरी तरह से की जा रही है। और अर्मेनिया का जो बॉर्डर है, वहां पर पहला जो जत्था है भारतीय छात्रों का, लगभग 110 छात्र हैं और ज्यादातर जम्मू और कश्मीर के छात्र हैं, जिन्हें यहां से अर्मेनिया की तरफ ले जाया गया है और उसके बाद इन्हें अर्मेनिया से दूसरी जगहों पर लाया जाएगा। अपने नागरिकों और ईरान में पढ़ रहे छात्रों की सुरक्षा को लेकर भारतीय दूतावास अलर्ट मोड पर है। तेहरान चूंकि हमले का केंद्र है, लिहाजा यहां रह रहे भारतीय छात्रों को शहर से बाहर सुरक्षित इलाकों में भेज दिया गया है। तेहरान में रहने वाले भारतीयों से अपील की गई है कि वो जल्द से जल्द तेहरान छोड़ दें और किसी सुरक्षित जगह पर चले जाएं। ईरान में लगातार इजराइल के हमलों के बाद भारतीय एम्बेसी ने एक नई एडवाइजरी जारी करते हुए जितने भी छात्र और जितने भी भारतीय मूल के लोग हैं, उन्हें ईरान के उन शहरों से
दूर जाने को कहा है जहां पर खास तौर पर हमले हो रहे हैं और ईरान के तेहरान पर इस तरह के हमले सबसे ज्यादा हो रहे हैं। लिहाजा वहां रहने वाले भारतीय छात्रों और भारतीय मूल के लोगों को इवैक्यूएट करने के लिए खास ऑपरेशन चलाया जा रहा है। एम्बेसी ने एक नई एडवाइजरी जारी करते हुए तमाम हेल्पलाइन नंबर दिए हैं, कुछ कॉलिंग नंबर्स हैं और कुछ व्हाट्सएप नंबर्स हैं। और इतना ही नहीं, भारतीय दूतावास ने यह भी कहा है कि जितने भी लोग उनके संपर्क में नहीं हैं, जितने भी भारतीय उनके संपर्क में नहीं हैं, जल्द से जल्द उनसे संपर्क करें और अपनी लोकेशन के बारे में जानकारी दें। ईरान में जो हो रहा है उस पर भारत सरकार की नजर है। वहां से एक एक नागरिक को सुरक्षित निकालने के लिए भारत सरकार का प्लान तैयार है। ईरान में फिलहाल 10,000 भारतीय हैं। इनमें बड़ी संख्या भारतीय छात्रों की है। इन छात्रों ने कुछ दिन पहले सरकार से खुद को सुरक्षित निकालने की गुहार लगाई थी। ईरान में मौजूद छात्रों का कहना था कि वहां हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। मैं यहाँ पर फरवरी में आई थी 2022 में। अभी मेरा 2.5 इयर्स हो गया है अब तक और मैं यहाँ पर MBBS कर रही हूँ। यहाँ पर थर्सडे नाइट को यहाँ पे बहुत ज़्यादा बम्बार्डिंग शुरू हो गई थी। रात के 3:30 बजे करीब वो फर्स्ट बम्बार्डिंग थी ईरान पर इजराइल की तरफ से और उस वक्त बहुत ज़्यादा आवाज़ हुई थी। उसके बाद से दिन के वक्त ये सब नॉर्मल हो गया था, लेकिन जैसे ही शाम होती है यानी कि 7 बजे से 8 बजे के करीब ये शुरू हो जाता है और सुबह तक ये ठीक हो जाता है। लेकिन आज इतना डेंजर है कि यहाँ पर दिन में भी सुबह से लेकर के बम्बार्डिंग कंटिन्यू है और तेहरान और दीगर जो उसके जो एडजेसेंट जितने भी सिटीज हैं उन सब पे भी बम्बार्डिंग हुई है काफी ज्यादा। जैसे कि करज हो गया, कुम हो गया, यहाँ पर भी बम्बार्डिंग हुई है और मतलब बहुत ज्यादा आवाजें आ रही हैं, बहुत ब्लास्ट हुआ है, बहुत डैमेज हुआ है और इंडियन स्टूडेंट्स बहुत पैनिक कर रहे हैं क्योंकि वो काफी डर गए हैं। ईरान से अपने नागरिकों को भारत लाने के लिए ऑपरेशन रेस्क्यू अभी लंबा खींच सकता है, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। 110 भारतीयों का पहला ग्रुप ईरान से अर्मीनिया पहुंच गया है। इस बीच विदेश मंत्रालय ने ईरान और इसराइल में रह रहे भारतीय नागरिकों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। विदेश मंत्रालय ने दिल्ली में एक कंट्रोल रूम भी बनाया है, जिसके जरिए ईरान में मौजूद भारतीय नागरिकों को मदद दी जा रही है। ईरान में फंसे लोगों की तत्काल मदद हो और उनकी सुरक्षित वतन वापसी सुनिश्चित हो, इसके लिए सरकार ने टोल फ्री नंबर जारी किए हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप के जरिए भी मदद करने के लिए नंबर सरकार ने पब्लिक किए हैं। यही नहीं, ईमेल के जरिए भी ईरान में फंसे लोग या फिर उनके रिश्तेदार विदेश मंत्रालय से संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल तो राहत की खबर ये है कि ईरान से लोगों को सुरक्षित निकालने का मिशन शुरू हो चुका है। शिवानी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब खबर अमरनाथ यात्रा से, जिसके रूट को नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया गया। आदेश 1 जुलाई से 10 अगस्त तक लागू रहेगा। यात्रा शुरू होने से पहले आया ये फैसला हाल ही में पहलगाम हमले और संभावित आतंकी गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी मीर फरीद और डिटेल से रहे। पहलगाम आतंकी हमले के बाद सुरक्षा एजेंसीज, प्रशासन का पूरा फोकस रहा है अमरनाथ यात्रा। 2 महीने पहले से ही अमरनाथ यात्रा का सिक्योरिटी प्लान का इम्प्लीमेंटेशन शुरू हुआ, जिसमें एरिया डोमिनेशन, सर्च ऑपरेशन और खासकर जो सेंसिटिव लोकेशंस है वहां पे पोजीशनिंग की गई है सुरक्षा बलों की। लेकिन अब एक और ऑर्डर निकला है गृह मंत्रालय की तरफ से, जिसमें जो दोनों रूट है गुफा की तरफ, चाहे बालतल का रूट हो, पहलगाम का रूट हो, वो पूरा नो फ्लाई जोन रहेगा। और ये ऑर्डर जो है 1 जुलाई से जो है लागू होगा और 10 अगस्त तक रहेगा। नो फ्लाई जोन का मतलब कि किसी भी किस्म की जो अनऑथराइज्ड एरियल एक्टिविटी है, चाहे ड्रोन्स हो, अनमैन्ड एरियल व्हीकल हो, बलून्स हो, उनको उड़ाने की इजाजत नहीं होगी। सिर्फ वही ड्रोन्स इस्तेमाल किए जाएंगे या वही ड्रोन्स उनको इजाजत होगी या हेलीकॉप्टर को इजाजत होगी जिनको सिक्योरिटी क्लियरेंस होगी और जो श्राइन बोर्ड के साथ रजिस्टर्ड होंगे। तो ये नया आदेश निकला है और साफ तौर पे प्रशासन, सुरक्षा एजेंसीज कोई भी चांस नहीं लेना चाहते, क्योंकि साफ तौर पे इंटेलिजेंसीज की तरफ से लगातार अलर्ट है कि यात्रा पे जो आतंक का साया है मंडरा रहा है
और उसको लेके तभी अनप्रेसिडेंटेड जो है सिक्योरिटी मेजर्स लिए गए हैं, जिसमें जैसे मैंने कहा एरिया डोमिनेशन हो या सर्च ऑपरेशंस हैं, जो हाई वेंटेज पॉइंट्स हैं दोनों साइड पे, उन पे सुरक्षा बलों के पोजीशनिंग की गई है। उसके अलावा एरियल सर्वेलेंस चलती रहेगी, लेकिन अब जो है नो फ्लाई जोन भी रहेगा, जिसमें दोनों रूट जो हैं 1 जुलाई से 10 अगस्त 2025 तक नो फ्लाई जोन डिक्लेयर कर दिए गए हैं। कैंप पर्सन मुजफ्फर अहमद के साथ मीर फरीद, श्रीनगर, गुड न्यूज टुडे। और अब बात मानसून की। दक्षिण से चला मानसून अब पश्चिम भारत तक आ पहुंचा है। महाराष्ट्र, गुजरात समेत कई राज्यों में झमाझम बारिश हो रही है। गुजरात में मानसून की एंट्री के साथ ही बारिश का ऐसा दौर शुरू हुआ कि कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। लेकिन हम आपको लगातार तस्वीरें राहत बचाव की भी दिखाएंगे। और सबसे बड़ी राहत की बात तो यह है कि मानसून के आने से भीषण गर्मी की भी छुट्टी हो गई है। लेकिन मध्य प्रदेश में मानसून के दस्तक देने के साथ ही क्या तस्वीर है, यहाँ करीब 15 जिलों में मानसून फुहार पड़ना शुरू हो गई है। ज्यादा जानकारी हमारे सहयोगी रवीश पाल सिंह दे रहे हैं। हिंदुस्तान के दिल यानी मध्य प्रदेश में मानसून की एंट्री हो चुकी है। सोमवार को ही प्रदेश के 4 जिलों खंडवा, खरगोन, बड़वानी और बुरहानपुर, इस रास्ते मानसून मध्य प्रदेश पहुंचता है और मंगलवार दोपहर तक ये 15 और जिलों तक पहुंच गया है। मौसम विभाग के मुताबिक साउथ वेस्ट मानसून ने अब मध्य प्रदेश के 19 जिलों को कवर कर लिया है और इसी रफ्तार से अगर वो आगे बढ़ता रहा तो अगले 2 दिनों में मानसून की बारिश राजधानी भोपाल में शुरू हो जाएगी। इस वक्त हम भोपाल की बड़ी झील के सामने मौजूद हैं और यहाँ से आपको एक खूबसूरत नज़ारा दिखाते हैं। मानसून के वो बादल जो अब धीरे धीरे भोपाल की ओर बढ़ रहे हैं और ये इन तस्वीरों में आप देखिए कि ये जो मानसून के बादल हैं ये अभी धूप से राहत दे रहे हैं भले ही आपको, लेकिन आने वाले 2-3 दिनों के बाद ये बादल बरसना भी शुरू हो जाएंगे। मौसम विभाग के मुताबिक मानसून अपने तय समय से मध्य प्रदेश पहुंच चुका है और इसके बाद अब जिस तेजी से इसने 2 दिनों में 19 जिलों को कवर कर लिया है, अगले 2 दिनों के दौरान मध्य प्रदेश के एक बड़े भूभाग में मानसून पूरी तरीके से काबिज हो जाएगा। 2 दिनों में 19 जिलों तक मानसून मध्य प्रदेश में पहुंच गया है और अगले 2 दिनों के दौरान 10 से और ज्यादा जिले ऐसे हैं जहां पे मानसून प्रवेश कर जाएगा। यानी कुल मिलाकर के एक बड़ी राहत की खबर मध्य प्रदेश के लोगों के लिए है जो पिछले कई दिनों से उमस और चिपचिपी भरी गर्मी से परेशान थे। अब मानसून की एंट्री के साथ बारिश का दौर भी कई जगहों पर शुरू हो गया है। कैमरामैन प्रतीक के साथ गुड न्यूज टुडे के लिए मैं रवीश पाल सिंह, भोपाल। देखिए, हालांकि दिल्ली में अभी मानसून का इंतजार किया जा रहा है। दोपहर के समय यहां आज आंधी के साथ कई जगह बारिश भी हुई। मौसम के इस मिजाज से जुड़ी ज्यादा जानकारी दे रही है हमारी सहयोगी मनीषा लड्डा। देखिए, मनीषा के पास जाएंगे, लेकिन ये तस्वीर ना बहुत राहत देने वाली है। ये सेंट्रल दिल्ली की तस्वीर है जहां पर अच्छी खासी बारिश हुई है। और दिल्ली और एनसीआर की बात करें, भले यहाँ बारिश नहीं हुई लेकिन आसपास के कई ऐसे इलाके जहां पर ठीक ठाक बारिश हो रही है। और बारिश नहीं भी है तो भी मौसम आप देखेंगे ठंडा है, मतलब धूप नहीं थी, चाय बाहर ज्यादा गर्मी, बाहर जाकर आप चाय पी सकते हैं। आप पहले समोसा खाएं जो मंगवाया। मुझे तो मन कर रहा है इन तस्वीरों को देखकर ना कि बारिश और बारिश में कोने पे कहीं टपरी पे चाय और पकोड़े, क्या मजा आ जाए ना। अभी सारी ख्वाहिशें पूरी होने वाली क्योंकि अब तो लगातार बारिश आएगी। 22 जून से कह रहे हैं ना कि लगातार मानसून की एंट्री 22 जून को दिल्ली और एनसीआर में हो जाएगी और उसके बाद लगातार अच्छी खासी बारिश दिल्ली एनसीआर में हो सकती है। लेकिन फिलहाल देखिए, आज है 17 तारीख और कुछ आज थोड़ी सी राहत जरूर। दीपिका कल टेंशन में थी कि बारिश ऐसा तो नहीं कि बस आई हल्की सी और चली गई। मैंने कहा लेकिन फिर मैं पॉजिटिव हुई, जैसा कि मैम ने कहा कि यहाँ पर पॉजिटिव रहिए तो देखो आज मौसम अच्छा होगा। और खुशी ने कल कहा ही था, इस बात को आपने जिक्र किया था खुशी की, बारिश तो बस अब शुरुआत हुई है और अभी तो आनी है बारिश, तो बी पॉजिटिव। देखिए झमाझम बारिश हुई है और कितना अच्छा माहौल मौसम हो गया है। आपको मनीषा लड्डा की रिपोर्ट दिखाते हैं इसी बारिश पर। दिल्ली एनसीआर में जिस बारिश का हर किसी को इंतजार था वो आखिरकार आ ही गई। दिल्ली एनसीआर के अलग अलग इलाकों में झमाझम बारिश जो है वो इस वक्त शुरू हो चुकी है और जैसे कि मौसम विभाग का अनुमान था कि 3 से 4 दिन तक येलो अलर्ट बारिश का जारी किया गया है। हल्की से मध्यम बारिश जो है वो लगातार होगी और इसे प्री मानसून की बारिश जो है वो कहा जा सकता है। आप देख सकते हैं किस तरीके से झमाझम बारिश जो है अचानक से ही शुरू हुई है और सुबह से ही बादलों की जो आवाजाही थी वो नजर आ रही थी और आप देख सकते हैं कि लगातार
लोगों को इस राहत की इंतजार था कि कब वो राहत की बारिश जो है वो आसमान से बरसेगी और आखिरकार वो बारिश जो है अब शुरू हो गई है। मॉनसून की अगर बात करें तो मॉनसून जो है जल्द ही उत्तर भारत में दस्तक दे सकता है, क्योंकि आज मॉनसून जो है वो झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों को जो है वहां पे बारिश जो है, मानसूनी बारिश जो है वो दर्ज की गई और ऐसे ही धीरे धीरे जो मानसून की रफ्तार है वो आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। और वक्त से पहले ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि उत्तर भारत में भी जो मानसून है वो दस्तक दे सकता है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त हम उत्तर दिल्ली की तरफ है और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो बारिश है वो लगातार यहाँ पे हो रही है। नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में इस वक्त हम मौजूद है और बारिश जो है अलग अलग इलाकों में जो है वो शुरू हो चुकी है। लोगों को काफी ज्यादा राहत मिलने वाली, क्योंकि चिलचिलाती गर्मी और उमस से लोगों बहुत ज्यादा परेशानी हो रही थी और हर किसी को इंतजार था कि कब वो राहत की जो फुहारें हैं वो आसमान से बरसेगी। अब जाकर लोगों को ये राहत मिलने वाली है और ये इसी तरीके से जो बूंदाबांदी और हल्की से मध्यम बारिश है वो अलग अलग क्षेत्रों में होती रहेगी। सभी मैदानी इलाकों की बात की जाए या फिर दिल्ली एनसीआर में, तो ये जो बारिश का माहौल है वो अब 4 से 5 दिनों तक इसी तरीके से रहेगा और यूं कहे तो जल्द ही मॉनसून भी दिल्ली में एंट्री कर सकता है और राहत की जो लोगों को इंतजार था वो अब मिलेगी। कैमरामैन शैलेंद्र कुमार के साथ मनीषा लड्डा, गुड न्यूज टुडे। देखिए, दिल्ली में लोगों को राहत मिल गई है, हालांकि नोएडा में अभी भी इंतजार है बारिश का। लेकिन अब बात कर लेते हैं मुंबई की। मुंबई में उमस बहुत ज्यादा होती है, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा गर्मी के समय में होती है और इंतजार यहां भी बारिश का होता है। तो मुंबई में भी मौसम सुहाना हो गया है और खास करके अगर मुंबई में मौसम सुहाना है तो लोग कहां जमा होते हैं? जुहू बीच पर जमा होते हैं। तो पर्यटकों की भीड़ यहां पर जुटना शुरू हो गई है। देखिए, भले ही आज मुंबई में बारिश का पूर्वानुमान था लेकिन बारिश नहीं हुई, बावजूद इसके मौसम बड़ा सुहाना है। हमारे सहयोगी धर्मेंद्र दुबे ने बाहर से आए पर्यटकों के ग्रुप से खास बातचीत की, सुनिए जरा। मुंबई का मौसम इस समय बेहद खुशहाल है, बेहद सुहाना है, बड़ा ही मजेदार है। मैं मौजूद हूं मुंबई के जुहू बीच इलाके पर। तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहते हैं, मुंबई नहीं, महाराष्ट्र नहीं, बल्कि देश के कोने कोने से पर्यटक यहां घूमने आते हैं। मौसम विभाग ने कल ये कहा था कि आने वाले कुछ घंटों तक मूसलाधार बारिश होगी, लेकिन आज सुबह से एक बूंद भी पानी नहीं गिरा है और पिछले बीते हुए जो 2 दिन है उसमें भी रुक रुक कर बारिश हुई थी। मुंबई थमी नहीं, न लाइफ लाइन लोकल थमी, न ही ट्रैफिक थमा, हर कोई अपने तरीके से चल रहा था। फिलहाल यहाँ का माहौल दिखाने की कोशिश करते हैं। हर कोई अपने फैमिली के साथ पहुंचा हुआ है। आपका चेहरा देखकर लग रहा है बेहद ज्यादा खुश है यहाँ पर आकर के। सबसे पहले बताएं, आपका नाम क्या है, कहाँ से आए हैं? मेरा नाम युवराज है, हम करनाल हरियाणा से आए हैं जी। अच्छा, ये सभी आप सभी हरियाणा वाले? हाँ जी, ये सारे भाई हैं, सारे फ्रेंड्स हैं, घूमने के लिए आए हैं जी मुंबई। तो पहली बार आए हैं आप? वैसे मैं तो 2-3 बार आया हूँ, मेरे फ्रेंड्स फर्स्ट टाइम आए हैं जी। पिछली जून की बात करें तो कैसा? बहुत अच्छी है जी, वेदर बहुत अच्छा है, बहुत नाइस वेदर है यहाँ का, घूमने के लिए बहुत अच्छा है। सबसे पहले हमने प्रेफर जू बीच किया, यहाँ स्टार्ट करेंगे घूमना। आज फर्स्ट डे है यहाँ हमारा मुंबई आज का दिन। यहाँ पे कितने मेहमान आए हैं आपके? ये सब ये हम 4 फ्रेंड्स हैं जी, 4 घूमने के लिए आए हुए हैं। सबसे पहले जू? हाँ, सबसे पहले जू बीच से शुरू करेंगे, फिर आगे अंधेरी और सेंट्रल मुंबई सारा घूमेंगे, मरीन ड्राइव सारा देख के आएंगे जी। होटल तो पाव भाजी है, क्या खिलाएंगे? पाव भाजी है, पानी पूरी है, भेलपुरी है, क्या खिलाएंगे आज? टेस्ट क्या देखते हैं जी, मुंबई का सारा फूड चेक करेंगे। पाव भाजी, बड़ा पाव, वो जो यहाँ की फेमस चीज है सारा कुछ ट्राई करेंगे। जुहू बीच का नाम सुना आप? हाँ जी, ये आज तो मैं पहली बार, नाम तो सुना था काफी बार, मगर आया पहली बार हूँ। कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत खुला आसमान। क्या सुना है आपने कभी जुहू के बारे में? क्या कुछ मिलता है खाने? देखा था, टीवी पर देखा था और आज देखा पहली बार। कहीं राहत तो कहीं आफत। गुजरात आपको लिए चलते हैं। मानसून के आने के साथ ही बाढ़ और जलजमाव का दौर भी यहां पर शुरू हो गया है। काफी ज्यादा बारिश हुई है और कई इलाके ऐसे जहां पर नदियां, जलाशय बिल्कुल उफान पर है। हालांकि इस दौरान कई लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है, साथ ही राहत बचाव कार्य को और बढ़ा दिया गया है। देखिए तस्वीरें। गुजरात में मानसून की आमद से जहां एक ओर लोगों को गर्मी से निजात मिला है, वहीं दूसरी ओर कई इलाकों में जलभराव और बाढ़ के हालात से भी जूझना पड़ रहा है। अमरेली, भावनगर और सीहोर जैसे जिलों के कई गांव पूरी तरह से पानी में डूब चुके हैं। इन सबके बीच यहां पर राहत बचाव का काम पूरी तेजी से शुरू कर दिया गया है।
भावनगर में भारी बारिश के कारण पूरे इलाके में बाढ़ आ गई है। लोगों के घरों में बारिश का पानी चला गया है। लोकल प्रशासन की मदद से लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। वहीं तल गाजरडा स्थित मॉडर्न स्कूल से पढ़कर रतौल गांव जा रहे करीब 50 बच्चे अचानक आई बाढ़ में फंस गए। पुलिस प्रशासन ने बच्चों का रेस्क्यू ऑपरेशन किया। शासन ने स्थानीय ग्रामीणों की मदद से बच्चों को सुरक्षित बाहर निकालकर उनके घरों तक पहुंचाया। 5 मिनट में गुजरात के अमरेली जिले में भी जोरदार बारिश जारी है। यहाँ पर कुछ ही घंटों में कई इंच बारिश हो गई, जिससे नदियों में उफान के साथ कई इलाकों में जल भराव की स्थिति पैदा हो गई। यहाँ के भोरीगढ़ा गांव में एक एसटी बस पानी में फंस गई, जिसमें सवार करीब 20 यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल दिया गया। तेज बारिश से जल भराव ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, लेकिन इसी बीच हौसले की कहानियां भी सामने आ रही हैं। ऐसे कठिन हालात में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ प्रशासन के साथ स्थानीय लोगों ने भी मोर्चा संभाल रखा है, जो मुश्किल हालातों में लोगों को मदद के लिए 24 घंटे तैयार हैं। अमरेली और भावनगर से फारूक कादरी, ब्रजेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। खबर दिल्ली से। आपको बता दें, दिल्ली में तेंदुए की दहशत है। सुनने में बड़ा अजीब लगेगा और चौंकाने वाला भी लग सकता है आपको, क्योंकि अमूमन ऐसी खबरें यहां सुनने को नहीं मिलती है। क्योंकि दिल्ली, जिसके हर एक चौक चौराहे पर आपको लंबा जाम लगा हुआ दिखता है, वहां पर भला तेंदुआ कैसे आ सकता है? लेकिन दिल्ली में तेंदुआ दिखा है। दिल्ली के जगतपुर इलाके में यमुना बायोडायवर्सिटी पार्क में फिर से तेंदुआ दिखाई दिया है। बायोडायवर्सिटी पार्क के पास रहने वाले किसानों ने तेंदुए को देखा, जिसके बाद इलाके में तेंदुए के रेस्क्यू के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया गया। साथ ही डीडीए ने इलाके में चेतावनी वाले पोस्टर भी लगा दिए हैं। हाथों में डंडे लिए ये लोग झाड़ियों में तेंदुए की तलाश कर रहे हैं। तेंदुए को तलाशती भीड़ में शामिल एक पुलिसकर्मी के गले में दूरबीन भी है। दिल्ली के जगतपुर इलाके में यमुना बायोडायवर्सिटी पार्क में दिन भर चला ये ऑपरेशन अंधेरा ढलने तक जारी रहा, मगर कामयाबी नहीं मिली। 27 अप्रैल को मैंने खुद इस पेड़ के पीछे बैठा देखा, दिन में 5 बजे मैं वहाँ खड़ा हुआ था, वहाँ 2 आदमी थे। हमने उसको देखा, जगतपुर इलाके में यमुना बायोडायवर्सिटी पार्क के पास रहने वाले किसानों ने तेंदुआ दिखने की खबर दी थी। इसके बाद डीडीए की तरफ से चेतावनी भरे पोस्टर लगाए गए। हाल ही में एक पर्यावरण प्रेमी के कैमरे में तेंदुए की तस्वीर कैप्चर हुई, जिसके बाद वन विभाग ने बायोडायवर्सिटी पार्क में सर्च ऑपरेशन चलाया। यहाँ किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुँचाया और किसी पालतू जानवर को नुकसान नहीं पहुँचाया। भैंसे, गायें वगैरह चरती हैं, क्योंकि उनके साथ में गायें चराने वाले लोग, उनकी टीम होती है, 5-5, 7-7 आदमी होते हैं, तो वो चरा के चले जाते हैं, उनको कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन जंगली जानवर जो पहले थे आज नजर नहीं आते, कोई इक्का दुक्का नजर आता है उसमें, जैसे नीलगाय हुए, सुअर हुआ, कुत्ते भी आसपास में नजर नहीं आते हैं वहाँ। अब हम मांग करते हैं सरकार से कि इस जानवर को यहाँ से हटाया जाए, क्योंकि इससे लोगों में दहशत है और ये खतरनाक जानवर है। इसकी कोई गारंटी नहीं ले सकते कि ये किसी इंसान पे हमला नहीं करेगा। दिल्ली जैसे भीड़ भाड़ वाले शहर में तेंदुए का दिखना कई लोगों को चौंकाने या हैरान करने जैसा है। दिल्ली में तेंदुओं का एक मुख्य स्रोत यमुना बायोडायवर्सिटी पार्क है, जो एक बड़ा हरा भरा क्षेत्र है। यमुना बायोडायवर्सिटी पार्क यमुना नदी के तट पर बनाए गए हैं।
और आज ये कई जानवरों और प्रवासी पक्षियों का मुख्य ठिकाना बन चुके हैं। ऐसे में यहाँ रहने वाले तेंदुए कभी कभी पानी और खाने की तलाश में रिहायशी इलाकों तक पहुँच जाते हैं। ये सच है कि बायोडायवर्सिटी पार्क से राजधानी की आबो हवा में लगातार सुधार हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ राजधानी में तेंदुए और दूसरे जीव जंतुओं की संख्या भी बढ़ी है। दिल्ली से हर्षित मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, दिल्ली वासी तो सब वृंदावन बांके बिहारी के दर्शन करते ही हैं। क्या लगता है वहां जाकर? आप बताइए ना, आप तो वहीं से हैं। ये बात मैं आपसे पूछने वाली थी कि एक स्थानीय नागरिक होने के नाते आप क्या सोचते हैं, क्या कॉरिडोर बनना चाहिए या नहीं, क्योंकि वहां पर इसको लेकर बहुत बहसबाजी हो रही है। देखिए, अगर वहां के लोगों के हिसाब से देखें तो उनका एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन अगर ओवरऑल हम देखें, हम सारे लोग जब जाते हैं वहां दर्शन करते हैं तो बहुत कंजेस्टेड है, प्रॉपर बनना चाहिए। और बांके बिहारी मंदिर विश्व प्रसिद्ध है, उसको उतनी ज्यादा रिकॉग्नाइजेशन मिलनी ही चाहिए। इसमें सिर्फ एक चीज गुंजन मैं ऐड करूंगी कि जब भी वृंदावन मैं इमेजिन करती थी, जब नहीं देखा था, तो वृंदावन यानी वहां की कुंज गलियां, हम उससे रिलेट करते हैं। कुंज गलियां यानी वो संकरी गलियां होंगी, पतली गलियां होंगी। मुझे लगता है कॉरिडोर बने ताकि कायाकल्प ठीक है, हो साफ सुथरा सुंदर बने, लेकिन उसकी जो कुंज गलियां हैं वो खूबसूरती ऐसी रहनी चाहिए। मतलब जिस चीज के लिए वो फेमस है, लोग जिस उसे जानते हैं वो रहना चाहिए, लेकिन लोगों की सुविधा के लिए बन जाना चाहिए। और हो सकता है प्रशासन ये ध्यान में भी रखेगा कि वो जिस तरीके के लिए जाना जाता है वो वैसे ही रहे, लेकिन सिक्योरिटी बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल। देखिए, वृंदावन में बने जा रहे बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर निर्माण के लिए लोगों का अपार जन समर्थन मिल रहा है। जिला प्रशासन की अपील पर वृंदावन के विकास और कॉरिडोर निर्माण के लिए वृंदावन के लोगों ने उचित मुआवजे के बदले अपनी जमीन और मकान प्रशासन को सौंपना शुरू कर दिया है। येती गोस्वामी ने इस नेक कार्य की शुरुआत की है। वृंदावन के विकास के रूपी यज्ञ में मैं अपना जमीन की आहुति देती हूँ, शहर सी जो कि मेरी कॉरिडोर के सीमा के अंतर्गत आती है, और मुझे विश्वास है कि मुझे उचित मुआवजा दिया जाएगा। येती गोस्वामी और उनके परिवार की ओर से पहला मकान कॉरिडोर को देना इस बात का संकेत है कि लाखों करोड़ों लोगों की ये हसरत जल्द पूरी होने वाली है। जाहिर है इसके लिए प्रशासन की ओर से उन्हें उचित मुआवजा भी दिया जाएगा। सुप्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर और न्यास का मामला सुर्खियों में है, लेकिन जहां लोग एक तरफ विरोध कर रहे हैं, वहीं अब लोग उसके समर्थन में भी आ गए हैं। तो आज डीएम साहब के यहाँ ये कुछ महिलाएं आई हुई हैं जिन्होंने अपना समर्थन दिया है और कहा है कि जो बांके बिहारी मंदिर में पहली ईंट लगे वो हमारी लगे। तो कुछ महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमन शर्मा है और मैं ब्रजवासी हूँ। मथुरा में ही, वृंदावन में ही जन्म हुआ है, मथुरा में ही रहती हूँ। लेकिन हम लोग इतने परेशान हैं, लोकल पब्लिक जाम की वजह से बिहारी जी के दर्शन नहीं कर पाते हैं, और सारे बार त्योहार हमारे रह जाते हैं कि ना हम पियर जा पाते हैं, ना ससुराल में काम कर पाते हैं। हर समय जाम का सामना करना पड़ता है। मेरी ये समझ में नहीं आ रहा है कि विरोध क्यों। कॉरिडोर तो बनना ही चाहिए। क्यों बनना चाहिए? इसके बहुत सारे रीजन हैं। सबसे पहला रीजन तो मैं आपको यही बता दूं कि यहाँ पर मौत हो रही है, दुर्घटनाएं हो रही हैं, छोटे छोटे बच्चे जान से जा चुके हैं, वृद्ध जा चुके हैं। इतनी दूर से पब्लिक आती है, दर्शन नहीं कर पाती है। कॉरिडोर बनता है तो केवल ब्रजवासियों को ही फायदा नहीं है, यानी बाहर से जो पब्लिक आ रही है, जिनकी श्रद्धा है बांके बिहारी जी में, तो उनको भी बहुत फायदा है। अब इतना रश हो जाता है कि हम लोकल लोग भी अगर बांके बिहारी जी के दर्शन करना चाहें तो बहुत मुश्किल हो जाती है। 3-3, 4-4 घंटे लाइन में लगे रहते हैं, और जहाँ बहुत विकट परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है कि हम दर्शन कर रहे बिना ही कभी कभी तो लौट आते हैं। तो ये व्यवस्था बिल्कुल सही हो जाएगी जब कॉरिडोर बनेगा, तो हर श्रद्धालु जो चाहे पास से आया चाहे दूर से आया, आराम से बांके बिहारी के दर्शन कर सकेगा। प्रशासन ने साफ तौर पर कहा है कि बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर की जद में जिन लोगों की भी जमीन मकान आएगा उन्हें उचित मुआवजा मिलेगा। कॉरिडोर निर्माण के लिए सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिलने के बाद जिला प्रशासन की टीम मंदिर के आसपास लगातार सर्वे का काम कर रही है। मकानों और दुकानों की लंबाई चौड़ाई मापी जा रही है और निशान लगाए जा रहे हैं। पुण्य का काम है, बहुत ही ऐतिहासिक कार्य है। सरकार ने तय किया हुआ है कि जिनकी भी मकान दुकान कॉरिडोर में आएगी उनको दुकान के बदले दुकान दी जाएगी, भूमि का मकान का उचित मुआवजा दिया जाएगा जो भरपूर होगा, और अगर उनको रिहाइश की भी आवश्यकता होगी तो वृंदावन में ही उनको मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण के द्वारा फ्लैट या जो भी और व्यवस्था होगी वो ऑफर की गई है।
बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर का निर्माण वृंदावन में भक्तों की भीड़-भाड़ और अव्यवस्था को कम करने के लिए किया जा रहा है। मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ और भगदड़ की आशंकाओं को देखते हुए कॉरिडोर योजना तैयार की गई है। ब्रिज शैली की वास्तुकला में बन रहा बांके बिहारी कॉरिडोर करीब 5.5 एकड़ में फैला होगा। इसमें 4 मंजिला यात्री सुविधा केंद्र बनाया जाएगा। कॉरिडोर में श्रद्धालुओं के लिए आधुनिक सुविधाएं सुनिश्चित की जाएंगी, जिनमें शुद्ध पेयजल, स्वच्छ शौचालय, विश्राम स्थल, चिकित्सा केंद्र और लॉकर जैसे इंतजाम शामिल हैं। यहाँ प्रतीक्षा केंद्र, दुकानों और फूड कोर्ट की भी व्यवस्था होगी। बांके बिहारी कॉरिडोर में श्रद्धालुओं की सुरक्षा का भी पूरा ख्याल रखा जाएगा। यात्री सुरक्षा के लिए हाईटेक सिक्योरिटी एक्सेस कंट्रोल, सीसीटीवी इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम और आपातकालीन निकास सुविधाएं विकसित होंगी। एक साथ करीब 10,000 श्रद्धालु बांके बिहारी के दर्शन कर सकें, उसी हिसाब से मंदिर परिसर का विस्तार किया जाएगा। इससे बिना किसी रुकावट या तकलीफ के श्रद्धालु अपने आराध्य बांके बिहारी के दर्शन कर सकेंगे। मथुरा से मदन गोपाल शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। खान सर के शादी का रिसेप्शन देखा था? बिल्कुल, वो तस्वीरें क्या वायरल हुई थी। पहले तो मैं शॉक हो गई थी कि उन्होंने एकदम से शादी कर ली। सीरियसली वो सबके लिए शॉकिंग खबर थी। फिर और सीधे रिसेप्शन हमने देखा। हाँ, और सबको बस ये था इंटरेस्टिंग फैक्ट कि घूंघट के पीछे कौन है। एग्जैक्टली हर कोई जानना चाहते थे। देखिए, खान सर जो है अक्सर वैसे भी चर्चा में रहते हैं। चर्चा उनकी बेबाकी की वजह से, बच्चों को पढ़ाने का जो उनका अंदाज है वो सोशल मीडिया पर छाया रहता है। लेकिन कुछ दिनों से खान सर अपनी शादी और रिसेप्शन पार्टी को लेकर सुर्खियों में है। और देखिए, शादी के बाद पहली बार जीएनटी से खास बातचीत में उन्होंने बताया कि वो अपने करीब 50,000 छात्रों के लिए पार्टी का इंतजाम कर रहे हैं। देखिए खान सर का ये सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। खान सर मौजूद है और खान सर के साथ साथ उनके नीट में परचम लहराने वाले बच्चे भी मौजूद हैं। हम चाहेंगे कि हमारे सहयोगी एक बार दिखाएं इन बच्चों को और इन सभी को कांग्रेचुलेशन। सबसे पहले तो खान सर, आपके बच्चों ने नीट में परचम लहराया है। आमतौर पे कहा जाता था कि खान सर तो ग्रुप डी रेलवे की तैयारी करवाते हैं, अब नीट में भी डॉक्टर भी बना रहे हैं आप। हर जगह बच्चों का सिलेक्शन होता है। अब इस बार जो है ये देखिए, ये सब फ्यूचर के डॉक्टर हैं यहाँ पर। और इस बार नीट का पेपर पूरे इतिहास में सबसे टफ पेपर था, नीट का पेपर। और नीट का जो पेपर था उसमें इन बच्चों ने अपना परचम लहराया है। और अभी तो ये फर्स्ट मतलब रिजल्ट आए हुए और जस्ट हमने इनको कॉल किया, ये लोग आए यहाँ पे। अभी बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन जुड़े हैं, अभी वो एक एक करके आएंगे यहाँ पर। पहला बैच था ये? हाँ, ये फर्स्ट बैच था यहाँ। तो फर्स्ट बैच में इतने सिलेक्शन हुए। अमूमन फर्स्ट बैच में ना एक आध भी रिजल्ट हो जाता है तो लोग बड़ा खुश हो जाते हैं। अब इस बार इतना नीट का पेपर टफ हुआ था कि लोगों का सोचना था कि होगा कि नहीं रिजल्ट होगा यहाँ पर। और इतने रिजल्ट हुए और इसमें कहीं ना कहीं इन बच्चों की मेहनत थी। और हम लोग की जो ताकत थी वो इन्हीं बच्चों की वजह से थी। इन लोगों ने भी बहुत मेहनत। सेलिब्रेशन होगा, पार्टी होगा अभी पूरा इन लोग का सेलिब्रेशन होगा। अपने हाथ से इन लोग को खाना खिलाएंगे और इनको मेडल होगा और इनका स्टेथोस्कोप हम पहनाएंगे और इनको व्हाइट एप्रन पहनाएंगे। और उसके बाद आज ही इन लोग को हम डॉक्टर के ड्रेस में आज ही देखेंगे हमें। खाना खिलाएंगे, सेलिब्रेशन होगा। सेलिब्रेशन से याद आया, सेलिब्रेशन बहुत बच्चों का बचा हुआ है। आपकी शादी वाला पार्टी? अच्छा हाँ, उनका भी सेलिब्रेशन, उनकी भी पार्टी बची हुई है। और आप लोग को बता दें कि अभी क्या है कि बच्चों को, क्योंकि मैनेजमेंट हम लोग की जिम्मेदारी होती है, तो पूरी मैनेजमेंट टीम लग गई है और सारी चीजें हो रही हैं। बच्चों को एक दिन पहले बता दिया जाएगा कि हाँ भैया आपका कल से आपको आना है। अभी वक्त है क्योंकि नहीं, इस हफ्ते तक हम लोग कर देंगे लोग इसमें। क्योंकि रीजन क्या है ना कि मौसम का भी ध्यान रखना है। बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रहा था तो इस सबको, क्योंकि इतने बच्चे आएंगे 50-60 हजार के आसपास बच्चों को, 60,000 बच्चों को पार्टी मिलेगी तो उससे ज्यादा ही आएंगे। ये तो हम ऐसे बता रहे हैं आपको। मतलब पटना का ऐतिहासिक भोज होने वाला है। हाँ, कई पार्ट में हम लोग अलग अलग वेन्यू देख रहे हैं कि एक पास में उतना क्राउड हो जाएगा तो पता नहीं मैनेज हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, वो भी दूसरे का जगह रहेगा। तो गर्मी को ध्यान में रखते हुए ना, इतनी गर्मी पड़ रही है जिसका कोई हद नहीं, तो उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग थोड़ा बहुत इसको आगे बढ़ाए थे। और मैनेजमेंट को भी ध्यान में रखते हुए, क्योंकि उतना मैनेजमेंट जिसको बोल रहे थे वो हाथ खड़ा कर दे रहा था। जिस मैरिज हॉल को बोल रहे थे, जिस कम्युनिटी हॉल को 50,000 लोगों को चाहिए, कर ना भैया मेरे पास जगह नहीं है। तो इसलिए तो कई जगह अलग अलग करना होगा। वो भूले नहीं हम लोग, थोड़ा सा मैनेजमेंट में टाइम लग जाता है ज्यादा जब संख्या रहती है। बच्चे परेशान करते हैं फोन करके, सर पार्टी में बहुत देर हो रहा है, मैसेज करके। तो हक है, उनका अधिकार है, वो तो रोक लेते हैं रास्ते में। क्लास लेके निकलते हैं तो रोक लेते हैं। तो ये तो उनका हक, उनका अधिकार है। अच्छा लगता है हमको जब वो टोकते हैं, तो ऐसा लगता है कि परिवार का हिस्सा है हम लोग। अंत में 1-2 सवाल लेंगे। आप
आपकी जब शादी हुई, रिसेप्शन पार्टी हुई, उसके बाद एक दो चीजें जो खूब हुई, जो आपने भी खुद देखा होगा कि अलग अलग लड़कियों के साथ आपकी फोटो जो है वो वायरल की जा रही थी कि ये खान सर की पत्नी है, ये खान सर की पत्नी है। एक दो तो महिला टीचरों की जो फोटो है वो भी लगा दी गई कि देख लो खान सर की पत्नी ये है। क्या कहेंगे इस पर? हाँ, देखिए होता क्या ना कि वहाँ पे हम खुद ही सोशल मीडिया पे देख रहे हैं तो इतनी ज्यादा लड़कियों का फोटो। अभी एक आदमी गिफ्ट भेजा था, यहाँ गिफ्ट होगा कि नहीं होगा, एक आदमी गिफ्ट मंगाई तो यहाँ पे तो एक गिफ्ट भेजे थे, तो हम सोचे कि गिफ्ट देखे, खोल के देखे, वहाँ पे सिवान से गिफ्ट आया था और उस गिफ्ट में मेरा फोटो था और मेरे जगह वाइफ का फोटो था, वाइफ में किसी और लड़की थी। हम कह रहे भैया ये कौन सा गिफ्ट दिया है? तो किसी की पत्नी को देख रहा है ना, चिपका दे रहा है खान सर की पत्नी है, किसी को भी। अब परेशान हो गए भाई, ये किसी की पत्नी को मत दे दो भाई, यहाँ पे काहे सामान। और वाइफ मेरी पूछती है कि ये लोग कौन है? हम कहे भैया हमरा खुद नहीं पता है कि ये लोग कौन है। तो क्या खान सर की पत्नी की पहली झलक जो है वो सार्वजनिक होगी? कभी फोटो लोग देखेंगे? नहीं, ऐसे बच्चे लोग से तो अक्सर बहुत सारे लोगों से तो मिलवा चुके हैं। देखिए ये हमारा परिवार हमारे बच्चों से बनता है, तो कोई भी चीज हम लोग बच्चों के बीच में ही करते हैं तो बाद में चीजें बाहर जाती हैं। तो बच्चों से तो मिल चुकी हैं, किन्हीं का जैसे कोई उनका सब्जेक्ट रहा तो उनसे बात कर लेना है। तो ऐसा कोई नहीं है कि वो, अब उनका अपना शौक था कि हमको घूंघट रखना है, अब बच्चे इसमें कर रहे हैं। पर भी लोगों ने बहुत सवाल उठाया कि खान सर आधुनिक शिक्षक हैं मगर घूंघट में अपनी पत्नी को रख रहे हैं। तो ये उनका शौक था, करिए हमारा बचपन से सपना है और हर लड़की का सपना होता है। आप क्या समझेंगे कि लड़की का सपना क्या होता है घूंघट में? हम कहे भाई आपका जो पसंद है आप कर लीजिए। खान सर की नहीं चली वहाँ। अब हर जगह हम कोई मतलब अपना वो तो गुलाम बना के तो नहीं ना रख सकते हैं यहाँ पे। अब ये देखिए हमको कोई गिफ्ट भेजा है और देखिए क्या है, फ्रॉम RK सिंह पैगंबरपुर सिवान, यहाँ से गिफ्ट भेजे। अरे भैया ये हमारा पत्नी नहीं है, आप जो भी भेजे हैं भैया हमारा पत्नी नहीं है। ये एक और गिफ्ट नहीं है, एक और गिफ्ट है, ये भी उन्होंने ही भेजा है। अब देखिए उनका श्रद्धा देखिए कि कोई ना कोई तो में पत्नी होगी। अच्छा ये भी उन्होंने ही भेजा है यहाँ पे। ये दोनों में से कोनो में पत्नी नहीं है, कहाँ से लेके चला है? किसी की पत्नी को झगड़े की स्थिति बना दे रहे हैं लोग। अंडरस्टैंडिंग अगर ना हो तो सही में झगड़ा की स्थिति बना देगा सर। चलिए, तो हमारे साथ खान सर थे और कई मुद्दों पर खान सर से बातचीत हुई और खान सर ने हमेशा की तरह बेबाकी अंदाज में सभी सवालों के जवाब दिए हैं। और बात उस महिला शक्ति की जिसका डंका इस बार ब्रिटेन में बजा है। ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी MI6 के इतिहास में पहली बार किसी महिला को कमान सौंपी गई है। ब्लेज मैट्रेल अब MI6 की चीफ हैं। प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर ने इस ऐतिहासिक नियुक्ति का ऐलान किया। 166 साल पुरानी खुफिया एजेंसी MI6 में पहली बार कोई महिला चीफ बनी है। ये भी बताते चले कि मैट्रेवेली ने 1999 में MI6 से अपने करियर की शुरुआत की थी। 47 साल की मैट्रेवेली MI5 के महत्वपूर्ण पदों पर काम कर चुकी हैं। उन्होंने कैम्ब्रिज के पेमब्रोक कॉलेज से मानव विज्ञान की पढ़ाई की। मैट्रेवेली ने अपने करियर का ज्यादा वक्त मिडिल ईस्ट और यूरोप में ऑपरेशनल रोल में बिताया है। वो इस साल के आखिर में सर रिचर्ड मूर की जगह लेंगी, जो MI6 की 18वीं प्रमुख होंगी। ब्लेज मैट्रेवेली ने खुफिया एजेंसी MI6 की महिला चीफ बनने पर खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि मुझे MI6 का नेतृत्व करने के लिए चुना जाना गर्व और सम्मान की बात है। MI6, MI5 और GCHQ के साथ मिलकर ब्रिटिश लोगों की सुरक्षा, विदेशों में ब्रिटेन के हितों की रक्षा में अहम भूमिका निभाना है। मैं इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए अपने साहसी अधिकारियों, एजेंटों और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों के साथ काम करने को तैयार हूँ। फिलहाल वक्त देखिए, हम सबके जीवन में, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ हो या फिर पर्सनल लाइफ, जो फर्स्ट डे होता है ना वो काफी इंपॉर्टेंट होता है। दीपिका, आपको याद है किसी भी समय का फर्स्ट डे? मैं बहुत छोटी थी जब मेरे स्कूल का फर्स्ट डे रहा हो, या हाँ मुझे अपने कॉलेज का फर्स्ट डे याद है। बहुत स्पेशल होता है, लेकिन एक वो होती है घबराहट भी होती है ना कि आपका पहला दिन है, आपके दोस्त कौन होंगे, आप कैसे सरवाइव करेंगे। लेकिन हाँ थोड़ी सी क्यूट यादें भी रह जाती हैं उसके बिल्कुल साथ। तो ऐसे ही हर किसी का फर्स्ट बर्थडे और कई तरह की ऐसी चीजें होती है जो खास होती है। अब जो आपको हम तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं इस बच्चे के स्कूल का पहला दिन, लेकिन उसका स्कूल में फर्स्ट डे कैसे उसके पिता ने स्पेशल बनाया, जरा देखिए तस्वीरों को। ये देखिए रोल्स रॉयस, जी हाँ, रॉयल अंदाज में पापा अपने बच्चे को लेकर यहाँ पहुंचे और इसकी ये एक मिसाल है। महाराष्ट्र के वसई की ये तस्वीरें हैं जहां एक शिक्षक नवित भोयर अपने बेटे रियांश को रोल्स रॉयस कार में बैठाकर शाही अंदाज में पहुंचे।